हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द सोशियो वाला प्लेटफॉर्म पर। यहाँ हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग एग्जाम्स में जितने भी पीवाईक्यूज रहे हैं उनको विद कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, और साथ ही में उस हर फैक्ट को जिससे आपके एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते हुए चल रहे हैं, जिससे आपको एग्जाम्स में अधिक से अधिक फायदा मिल सके। ये सीरीज उन सभी के लिए फायदेमंद है जो असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, सेट और पीजीटी से संबंधित एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, और इसका बेनिफिट आपको तभी मिल पाएगा जब आप इस सीरीज को रेगुलर देखेंगे, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्ट्स इतने बार आपके सामने से गुजरेंगे जो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाएंगे। और सीरीज आपको यदि पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है कौन से भारतीय समाजशास्त्री पश्चिमी सामाजिक विज्ञान के प्रत्यक्षवाद के विरुद्ध थे। पहला ऑप्शन है डीपी मुखर्जी, दूसरा है लुई डूमा, तीसरा है एमएन श्रीनिवास, चौथा AR देसाई। तो इसका राइट आंसर है डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी जो कि एक भारतीय समाजशास्त्री हैं और ये एक मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं। इनकी जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट था, केंद्रीय अवधारणा थी, अर्थात जो कोर कॉन्सेप्ट इनका था वो था कि परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। जो परंपरा का विकास हुआ है वो आधुनिकता के ढांचे के भीतर हुआ है, और जो भारत की परंपरा रही है उसने नए विचारों को आत्मसात भी किया है। और इनका एक और कॉन्सेप्ट है, जो भारतीयकरण का कॉन्सेप्ट भी टीपी मुखर्जी ने दिया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि कैसे भारतीय समाज ने बाहरी प्रभावों के बावजूद अपनी पहचान बनाए रखी है। बाहरी प्रभावों के बावजूद, यहाँ बाहरी प्रभाव जो हैं, जैसे तुर्क का आक्रमण हुआ, मुगलों का आक्रमण हुआ और अंग्रेज भारत में आए, तो इन सबके प्रभाव के बावजूद जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है उसने अपनी पहचान को बनाए रखा है। इसका विश्लेषण करते हैं और साथ ही ये कहते हैं कि जो भारतीय समाज की वर्तमान समस्याएं और संस्थाएं हैं उनको इतिहास के अध्ययन के बिना नहीं समझा जा सकता है। और मार्क्स के विपरीत डीपी मुखर्जी कहते हैं कि जो वर्ग संघर्ष है, जो भारत में वर्ग संघर्ष है, वो केवल आर्थिक नहीं है बल्कि जातिगत पहचान से भी प्रभावित होता है। अब अदर विचारकों के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे लुई डूमा ने पवित्रता और अपवित्रता का कॉन्सेप्ट दिया। एमन श्रीनिवास ने प्रभु जाति का कॉन्सेप्ट, संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट, पश्चिमीकरण का कॉन्सेप्ट और धर्मनिरपेक्षीकरण का कॉन्सेप्ट। AR देसाई भारतीय समाज के अध्ययन में इनका दृष्टिकोण ऐतिहासिक विकासवादी रहा है, और इनकी एक प्रसिद्ध बुक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और AR देसाई कहते हैं कि भारत में जो राज्य है वो पूंजीपति वर्ग और जमींदार वर्ग का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है। और इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद है उसकी आलोचनात्मक व्याख्या की है, और इन्होंने पुलिस राज का भी कॉन्सेप्ट दिया है और कहा है कि भारतीय राज्य धीरे धीरे एक पुलिस राज में तब्दील हो रहा है जो जनता के विरोध और संघर्ष को कुचलने के लिए राजतंत्र का इस्तेमाल करता है। और इन्होंने जो भारतीय गांव को विरोधी एकता के रूप में देखा है, जहां जमींदार और भूमिहीन किसानों के मध्य संघर्ष चलता है। हालांकि सामाजिक रूप से गांव एकजुट दिखाई देते हैं, लेकिन ये संघर्ष आंतरिक रूप से चलता रहता है। इसमें पूछा गया है कि लुई डूमा चिंतन के किस संप्रदाय से है। भारत विद्या से संबंधित संप्रदाय है, या मार्क्सवादी संप्रदाय है, या सभ्यतावादी संप्रदाय है, या सब अल्टर्न संप्रदाय है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत विद्या से संबंधित संप्रदाय से लुई डूमा बिलोंग करते हैं। साथ ही में कुछ अदर थिंकर हैं जो इस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, जैसे GS घुर्रे, एमएन श्रीनिवास, KS सिंह, तुलसी श्रीनिवास। मार्क्सवादी संप्रदाय से बिलोंग करने वाले थिंकर हैं एमन रॉय, DD कौशाम्बी, DP मुखर्जी, AR देसाई
और रामविलास शर्मा भी मार्क्सवादी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। अब सभ्यतावादी संप्रदाय से बिलोंग करने वाले विचारक हैं सुरजीत सिन्हा और एन के बोस। सबल्टर्न संप्रदाय से बिलोंग करने वाले विचारक हैं रणजीत गुहा और पार्थ चटर्जी, डेविड हार्डीमैन, दीपेश चक्रवर्ती और साथ ही में वीएस सुमित सरकार। इनका नाम आपने काफी बार सुना होगा, लेटेस्ट विचारक हैं। और जो रणजीत गुहा है वो सबल्टर्न संप्रदाय के संस्थापक भी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जैसे एमएन श्रीनिवास एक तरफ विचारक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके अध्ययन का क्षेत्र दिया गया है। तो जो एमएन श्रीनिवास है उन्होंने रामपुरा गांव का अध्ययन किया है। एससी दुबे ने समीरपेट गांव का अध्ययन किया है। आंद्रे बित्तई इन्होंने सिरीपुरम गांव का अध्ययन किया है। डीएन मजूमदार इन्होंने मोहाना गांव का अध्ययन किया है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा गया है कि एमएन श्रीनिवास ने प्रभु जाति की निम्न विशेषताओं को निर्दिष्ट किया है। कौन कौन सी विशेषताएं एमएन श्रीनिवास के प्रभु जाति में शामिल है? तो एमएन श्रीनिवास ने प्रभु जाति में एक जाति हावी हो जाती है जब वह आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेती है, इसको शामिल किया है। और जाति संस्तीकरण में उच्च स्थान, इसको भी शामिल किया है। संख्यात्मक रूप से बड़ी संख्या बल पे जो बड़ी जातियां होती हैं वो प्रभु जातियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और ये जो आय का शहरी स्रोत है इसको इन्होंने बाद में ऐड किया है लेकिन इसको बाद में ऐड किया है। तो इस प्रकार से राइट आंसर चारों हो जाएगा ए बी सी डी। और एमएन श्रीनिवास ने जो प्रभु जाति का सिद्धांत दिया है उसके 4 लक्षण बताए हैं। मुख्य तौर पर 4 लक्षण इन्होंने बताए हैं। पहला है कि वो संख्या में अधिक होती है, संख्यात्मक शक्ति उनकी अधिक होती है, वो संख्या में बड़ी जातियां होती हैं और संसाधनों पर उनका कंट्रोल होता है। पॉलिटिकली पावरफुल होती हैं। ये जो जातियां होती हैं प्रभु जातियां, ये पॉलिटिकली पावरफुल होती हैं। क्योंकि ये संख्या में सबसे अधिक होती हैं, इसलिए लोकतांत्रिक प्रणाली जहाँ मतदान व इस मताधिकार के आधार पर चुनी हुई व्यवस्था होती है तो उसमें ये पॉलिटिकली पावरफुल है और सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति में मजबूत होती है। इनकी जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति होती है वो मजबूत होती है। तो ये मुख्य तौर पर इन्होंने 4 लक्षण शामिल किए हैं। बाद में इन्होंने एजुकेशन को भी शामिल किया है। जो एजुकेशन प्राप्त करके अच्छी नौकरी लेकर ये काफी ज्यादा संख्या प्रभु जाति के रूप में शामिल हो जाती है, अपनी परिस्थिति को ऊपर कर लेती हैं। एमएन श्रीनिवास जो कि फॉलोवर हैं रेडक्लिफ ब्राउन के। एमएन श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है, जो पहली बार इन्होंने रिप्रेजेंट किया था सोसाइटी एंड रिलीजन एमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया, एक लेख है उसमें इन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया था। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा है कि एससी दुबे की कृति इंडियाज चेंजिंग विलेज उनके संबोधन में डैश की तरफ बदलाव को दर्शाता है। किसकी तरफ बदलाव को दर्शाता है? ऑप्शन दिए हैं, संरचना से परिवर्तन की ओर, प्रकार से संरचना की ओर, या संरचना से प्रकार की ओर, या संरचना से व्यवस्था की ओर। तो इसका राइट आंसर है संरचना से परिवर्तन की ओर। अब एससी दुबे के बारे में जान लेते हैं। ये भारतीय समाजशास्त्री हैं। इनका जो दृष्टिकोण रहा है, अध्ययन का जो दृष्टिकोण रहा है
वो संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण रहा है और इन्होंने सामुदायिक विकास में मानवीय कारकों पर अधिक बल दिया है बजाय तकनीक और आर्थिक पहलुओं के। और इन्होंने जटिल संस्कृति के अध्ययन हेतु एक सैद्धांतिक रूपरेखा भी दी है और साथ ही में ये गांव को, जो गांव है, भारत के गांव हैं, उसको सेमी ऑटोनमस चरित्र वाला मानते हैं, अर्थात अर्ध स्वायत्त चरित्र वाला मानते हैं, जिसमें वे इस बात को खारिज करते हैं कि गांव एक बंद और स्थिर इकाई है और ये कहते हैं कि भारतीय गांव ना तो पूरी तरह से स्वायत्त है और ना ही पूरी तरह से बाहरी ताकतों पर निर्भर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि इरावती कर्वे ने नातेदारी के आधार पर भारतवर्ष को कितने क्षेत्रों में बांटा है। तो इरावती कर्वे, जिन्होंने परिवार और नातेदारी का अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इन्होंने हिंदू समाज की मूल इकाई को हिंदू समाज की मूल इकाई वंश को माना है, न कि जाति। और इनकी जो अध्ययन की पद्धति रही है, फील्ड वर्क पर आधारित तुलनात्मक पद्धति रही है। इनकी एक बुक है, युगांत द एंड ऑफ एपोच, जिसमें ये हिंदू सोसाइटी का इंटरप्रिटेशन करती हैं। इन्होंने साथ ही में जो नातेदारी है, किनशिप जोन है, नातेदारी क्षेत्र, उसको 4 भागों में बांटा है। उत्तरी क्षेत्र, जो हिंदी पट्टी वाले राज्य हैं, मध्य क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर एक ही गोत्र के भीतर विवाह वर्जित होता है, सगोत्र विवाह वर्जित है। और जो मध्य क्षेत्र है, इसमें उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में जो विवाह और नातेदारी की विशेषताएं हैं, उन दोनों का शामिल किया जाता है। और जो दक्षिणी क्षेत्र है, इसमें क्रॉस कजिन विवाह का प्रचलन है, अर्थात मामा भांजी विवाह और मौसी भांजे विवाह। और पूर्वी क्षेत्र में जो गारो, खासी, जयंतिया, ये सब आ जाते हैं, ये पूर्वी क्षेत्र में शामिल है। इनकी जो नातेदारी व्यवस्थाएं हैं, उसका अध्ययन इन्होंने पूर्वी क्षेत्र में रखा है। इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ऑप्शन बी। इसमें पूछा गया है कि कौन सा युग्म जो कि समाजशास्त्री के नाम और अध्ययन स्थान से निर्मित हुआ है, गलत है। तो इसमें गलत का चुनाव करना है। जैसे आईपी देसाई का अध्ययन क्षेत्र महुआ था, हाँ था। केएम कपाड़िया का नवसारी गांव था, हाँ था। एमएस गोरे का मुंबई था, नहीं, एमएस गोरे का मुंबई नहीं था। एमएस गोरे ने दिल्ली के अग्रवाल समाज का अध्ययन किया। एलन रॉस बेंगलोर का, हाँ था, सही है। तो इसका जो गलत पूछा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण भारत की जजमानी पद्धति प्रधान रूप में थी सेवाओं का आदान प्रदान, अंतरजातीय संबंध, सेवाओं का आदान प्रदान व अंतरजातीय संबंध, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सेवाओं का आदान प्रदान व अंतरजातीय संबंध दोनों। अब जजमानी पद्धति पे बात कर लेते हैं। जो जजमानी पद्धति है, वो जाति आधारित श्रम विभाजन है और साथ ही ये आपसी अंतर निर्भरता पर टिकी हुई है। जजमानी पद्धति में 2 पक्षों को शामिल किया जाता है, एक जजमान होते हैं और दूसरा कमीन अथवा पुरोहित। जो जजमान होते हैं, वो भूस्वामी या उच्च जाति का परिवार होता है और ये सेवाएं लेने वाला होता है, बदले में ये भुगतान देता है। वो भुगतान किसी वस्तु के रूप में हो सकता है, जैसे जो ग्रामीण समाजों में नाई और धोबी के द्वारा दी गई सेवाएं और बदले में किसानों द्वारा उनको दिया गया अन्न। कमीन और पुरोहित जो होते हैं, इसमें निचली जाति के कारीगर और सेवा प्रदाता शामिल होते हैं, जो अपनी सेवाएं देते हैं, जैसे कुम्हार, नाई,
धोबी इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि इरावती कर्वे के अनुसार निम्न में से कौन सी भारतीय संयुक्त परिवार इंडियन ज्वाइंट फैमिली की एक विशेषता नहीं है? एक ही छत के नीचे रहने वाले, या एक ही चूल्हे पे पकाया खाना खाने वाले, या संपत्ति पर सामान्य स्वामित्व रखने वाले, या रक्त द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए, या एक साथ पारिवारिक पूजा करने वाले। तो इसका राइट आंसर होगा रक्त द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए व्यक्ति। ये इंडियन ज्वाइंट फैमिली की विशेषता नहीं है, क्योंकि इंडियन ज्वाइंट फैमिली में वैवाहिक संबंधों को भी शामिल किया जाता है। अर्थात इंडियन ज्वाइंट फैमिली में पति, पत्नी, उनके बच्चे और साथ ही में जो दादा, दादी और पति के भाई, बहन, अर्थात 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों को इसमें शामिल किया जाता है। इरावती कर्वे, जिन्होंने भारतीय सामाजिक संरचना के 3 मुख्य आधार बताए हैं: जाति संरचना, संयुक्त परिवार, ग्रामीण समुदाय, और साथ ही में जैसा कि अभी हमने देखा कि इरावती कर्वे ने जो भारत है उसको 4 किनशिप जोन में डिवाइड किया है। और इनकी एक फेमस बुक युगांत द एंड ऑफ एपोच और किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया और हिंदू सोसाइटी इनकी फेमस बुक रही है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एमएन श्रीनिवास रंपरा गांव का अध्ययन, ये सही है। एस.सी. दुबे समीरपेट गांव का अध्ययन, सही है। मैकिम मेरियट किशनगढ़ी गांव का अध्ययन, सही है। आंद्रे वित्तेई रामगढ़ गांव का अध्ययन, ये गलत है, क्योंकि आंद्रे वित्तेई ने श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि एस.सी. दुबे ने अपना ग्रामीण अध्ययन आंध्र प्रदेश के किस गांव को केंद्रित किया है? तो एस.सी. दुबे ने समीरपेट गांव का अध्ययन किया है। रंपरा गांव का अध्ययन एमएन श्रीनिवास का है। एस.सी. दुबे जो भारतीय गांव को सेमी ऑटोनमस कैरेक्टर वाला मानते हैं, अर्थात अर्ध स्वायत्त चरित्र वाला, क्योंकि 19वीं सदी में मैटकॉफ के द्वारा, जो कि ब्रिटिश अधिकारी था, उसने भारतीय गांव को छोटा गणराज्य माना, जो कि पूर्ण स्वायत्त, स्थिर और बाहरी दुनिया से कटा हुआ होता है। और इस प्रकार से जो मेटकाफ है वो भारतीय गांव को बंद और स्थिर इकाई मानते हैं। लेकिन एस.सी. दुबे ने इसका विरोध किया और कहा कि जो भारतीय गांव है वो ना तो पूरी तरह से स्वायत्त है और ना ही पूरी तरह बाहरी ताकतों पर निर्भर है, बल्कि यह सेमी ऑटोनोमस कैरेक्टर वाला है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सी बुक है जो एमएन श्रीनिवास ने नहीं लिखी है? कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, या इंडियाज विलेजेस, रीजन एंड सोसाइटी एमंग द कोर्स ऑफ मैसूर, इंडियन विलेज, या सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। तो जो इंडियन विलेज है ये एस.सी. दुबे की पुस्तक है, बाकी एमएन श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई है। एमएन श्रीनिवास जिन्होंने प्रभु जाति का कॉन्सेप्ट दिया, संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट दिया, पश्चिमीकरण का कॉन्सेप्ट दिया, और जिनके जो प्रोफेसर रहे हैं वो रेडक्लिफ ब्राउन रहे हैं। रेडक्लिफ ब्राउन के अंडर में इन्होंने रिसर्च कार्य किया है और इन्हीं से ये प्रेरित हुए हैं और भारतीय गांव का अध्ययन किया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में किसने भारतीय समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है? द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग मार्क्सिस्ट विचारक करेंगे। तो इसमें मार्क्सिस्ट जो विचारक रहे हैं वो डीपी मुखर्जी रहे हैं, जो कहते हैं, जो खुद को मार्क्सिस्ट कहलाना पसंद नहीं करवाते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि मुझे मैक्सिकोलॉजिस्ट
मैक्सिकोलॉजिस्ट कहो, और इन्होंने परंपरा और आधुनिकता के बारे में बताया है, और इन्होंने भारतीकरण का कॉन्सेप्ट दिया है। एमन श्रीनिवास इनका जो उपागम रहा है वो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम रहा है। डीपी मुखर्जी, इनकी एक बुक है मॉडर्न इंडियन कल्चर, जिसमें ये कहते हैं कि देश की संस्कृति के दायरे में आधुनिकता को देखा और परखा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि ए.आर. देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा किससे प्रेरित है? लिपसेट से, यचकार से, वेबर से या एल्थ्यूजर से? ए.आर. देसाई, तो इसका राइट ए.आर. देसाई जो कि बिलोंग करते हैं बॉम्बे स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी से। इसका राइट आंसर होगा यचकार। ए.आर. देसाई जो राज्य को एक टूल मानते हैं पूंजीपति और जमींदार वर्ग को संरक्षण देने का, और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वर्ग आधारित व्याख्या की है, और इनका जो दृष्टिकोण रहा है वो ऐतिहासिक विकासवादी रहा है और साथ ही मार्क्सवादी रहा है। भारतीय गांव को विरोधी एकता के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है, जहां जमींदार के द्वारा भूमिहीन किसानों का शोषण किया जाता है, अर्थात जमींदार और भूमिहीन किसान में आंतरिक संघर्ष चलता रहता है। ऊपरी तौर पर ऐसा दिखाई नहीं देता है, लेकिन आंतरिक तौर पर इनमें आपस में संघर्ष चलता रहता है। और इनकी बुक्स रही हैं, फेमस बुक्स जो इनकी रही है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, और दूसरी बुक्स इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि किस भारतीय समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना और भारतीय समाज की मूल व्यवस्था पर कार्य किया है? तो भारतीय समाज की मूल व्यवस्था पर कार्य किसने किया है? ऑप्शंस हैं एमएन श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, आर.के. मुखर्जी और लुई डूमा। तो इसका राइट आंसर होगा राधाकमल मुखर्जी, आर.के. मुखर्जी, ऑप्शन सी। और राधाकमल मुखर्जी ने क्या क्या काम किया है? राधाकमल मुखर्जी ने सीमांत की अवधारणा को विकसित किया है, फ्रंटियर, सीमांत अर्थात फ्रंटियर। और कहा है कि सीमांत क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहां सामाजिक परिवर्तन और नवाचार होता है, जहां विभिन्न संस्कृतियां आपस में मिलती हैं और नए सामाजिक रूप उत्पन्न करती हैं। और इन्होंने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक संरचना को समझने के लिए मूल्य प्रणालियों का अध्ययन आवश्यक है, और साथ ही इन्होंने भारतीय समाज के जो परंपरागत मूल्य हैं और आधुनिक मूल्य हैं उनके बीच तनाव का विश्लेषण किया है। साथ ही इन्होंने ग्रामीण और नगरीय समाज का भी अध्ययन किया है। इनकी एक फेमस बुक है द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज। लुई डूमा ने पवित्रता और अपवित्रता का सिद्धांत दिया है। एमन श्रीनिवास जो प्रभु जाति का कॉन्सेप्ट देते हैं, संस्कृतिकरण का सिद्धांत देते हैं, पश्चिमीकरण का सिद्धांत देते हैं और धर्मनिरपेक्षता की भी अवधारणा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि घुर्रे ने जाति संस्था की सामाजिक रूप से एक सही जानकारी के लिए हमें उन जातियों के किस रूप की पहचान करनी चाहिए? जो घुर्रे ने जाति संस्था बताई है उसके कुछ विशेषताएं बताई हैं। उन विशेषताओं में से ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो हमें देखनी चाहिए? इसमें कहा गया है कि घुर्रे के अनुसार जाति संस्था की सामाजिक रूप से एक सही जानकारी के लिए हमें उन जातियों की किस रूप में पहचान करनी चाहिए? ऑप्शंस हैं हिंदू सामाजिक व्यवस्था के प्रतिबिंब के रूप में, या जातियों के बदलते स्वरूप के रूप में, या जातियों के आधुनिक स्वरूप के रूप में, या जातियों के वास्तविक स्वरूप में, या जातियों के स्थानीय स्वरूप में। तो इसका राइट आंसर होगा जातियों के स्थानीय स्वरूप में। घुर्रे जिन्होंने जातियों के 6 लक्षणों की पहचान की है। पहला कि ये समाज में खंडात्मक विभाजन के रूप में है, अर्थात समाज में कई सारी जातियां, जैसे भारतीय समाज है वहां कई सारी जातियां पाई जाती हैं और इस समाज का एक खंडात्मक विभाजन है।
इसमें पदानुक्रम की व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात उच्च और निम्न जातियां, और इसमें भोजन और सहवास संबंधी नियम भी पाए जाते हैं, और साथ ही ये जन्म आधारित होती हैं, और इसमें अंतर विवाह वर्जित होता है, अर्थात जाति के बाहर विवाह जो होता है वो वर्जित होता है, और कुछ जातियों को धार्मिक और सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, धार्मिक और सामाजिक विशेषाधिकार उन्हें प्राप्त होता है, और कुछ जातियों को ये वंचित होती हैं, जैसे निचले क्रम में स्थित जातियां, और जातियों को ये भारतीय समाज की मूल इकाई मानते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने राष्ट्रवाद पर भी विचार दिया है, और जो घुर्रे का राष्ट्रवाद है वो सांस्कृतिक एकता पर आधारित है, और इन्होंने जनजाति जाति सततता के बारे में भी बात की है, अर्थात कॉन्टिनम, जिसमें इन्होंने कहा है कि जनजाति समुदाय समय के साथ हिंदू जाति व्यवस्था में शामिल हो गया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मार्क्स, पीटर बिलाउ, अल्फ्रेड शुर्च, लेवी स्ट्रास। सामाजिक विनिमय सिद्धांत जो है वो मानवीय संबंध और सामाजिक व्यवहार का एक प्रकार का विनिमय है। इसमें कहा गया है कि सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मार्क्स, पीटर बिलाउ, अल्फ्रेड शुर्च, लेवी स्ट्रास। तो इसमें जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें राइट ऑप्शंस पीटर बिलाउ होगा, लेकिन यदि पीटर बिलाउ ना हो, इसके जो मुख्य प्रवर्तक हैं वो तो जॉर्ज होम्स को माना जाता है। जब ऑप्शंस में जॉर्ज होम्स की बात ना की गई हो तब हम पीटर बिलाउ को टिक करेंगे, क्योंकि जो पीटर बिलाउ हैं इन्होंने होम्स के सिद्धांत को और विकसित किया है, आगे बढ़ाया है। और जो होम्स हैं इन्होंने कहा है कि जो मानवीय संबंध और सामाजिक व्यवहार एक प्रकार का विनिमय है। जब लोगों को संबंधों से लाभ नहीं होता तो वे संबंध तोड़ देते हैं। वहीं थोड़ी चर्चा लेवी स्ट्रॉस की भी कर लेते हैं। जो लेवी स्ट्रॉस है इन्होंने विनिमय का संरचनावादी सिद्धांत दिया है, और साथ ही में इन्होंने अलायंस थ्योरी का भी प्रतिपादन किया है। और जॉर्ज होम्स की एक बुक है सोशल बिहेवियर इज एक्सचेंज